Hi everyone, welcome and welcome back to the channel. This is Ritik and you are watching New Commerce. So today again we are going to discuss some of the very important PYQs जो दिसंबर 2024 में हमारा एग्जाम हुआ था, जनवरी में हुआ था बेसिकली 2025 के अंदर यूजीसी नेट कॉमर्स का एग्जाम। उसके अंदर यूनिट नंबर 7 के जो क्वेश्चंस हैं वो हम करने जा रहे हैं। इसके अंदर कुल मिला के 15 क्वेश्चन आए थे, तो 15 क्वेश्चन इज अ गुड अमाउंट। 15 into 2 विच मीन्स 30 मार्क्स आपके इस पर्टिकुलर यूनिट से बने थे दिसंबर 2024 वाली साइकिल के अंदर। ठीक है, सो वी विल ट्राई टू कवर दीज मैनी क्वेश्चंस टुडे। और एक और बात कि हमारा यहाँ से कॉम्प्रिहेंशन वाला एक क्वेश्चन आया है, जैसे कि अगर आप सभी को पता है पैटर्न के बारे में, सो यू माइट बी नोइंग कि भाई हमारे पास जो 141 से लेके 150वां क्वेश्चन जो होता है, 141 से लेके 150th क्वेश्चन आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला रहता है। तो इसमें से पहला जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था आपका वो आया था बैंकिंग से, यानी कि हमारा जो ये वाली यूनिट है ये वाली, और जो सेकंड वाला आया था आई थिंक वो टैक्स से आया था। ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है ये वाला टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि इस बार दिसंबर में आपका 15 क्वेश्चन यहाँ से बने थे। तो 15 into 2 विच मीन्स 30 मार्क्स, इट्स अ ह्यूज अमाउंट डिफरेंस। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज़ की, शुरुआत करते हैं और देखते हैं सही आंसर करने की ट्राई करते हैं। एंड ट्राई करना आप लोग भी कि अपने आंसर कर पाओ। लेट्स गो। आई विल गिव यू सफिशिएंट टाइम, तो नहीं मैं यहाँ पर आपको टाइम तो नहीं दूंगा, आपको जैसे ही स्क्रीन पे दिखाई देगा आपको पॉज करना है, यू हैव टू आंसर इट। चाहे नहीं आता है तो तुक्का लगाना है एंड देन यू हैव टू मैच द क्वेश्चन। ठीक है, आंसर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डेवलपमेंटल रोल ऑफ आरबीआई। सो आरबीआई के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल्स हैं, जैसे मॉनेटरी हो गया, करेंसी हो गया, तो ये सारे हमारे पास रोल है। जैसे पहला बोल रहा है formulates, implements and monitors the monetary policy. We know that आरबीआई का ही काम रहता है कि मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करे, बनाए, इम्प्लीमेंट भी करे, यानी कि मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करने का ट्राई करे। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी बना के, तो इट्स काइंड ऑफ अ मॉनेटरी वाला इसका रोल। ये हमारा जो रेगुलर रोल रहता है वो बोल सकते हैं, डेवलपमेंटल रोल नहीं रहेगा। डेवलपमेंटल रोल क्या हो जाएगा आरबीआई के लिए, विच मीन्स प्रमोटिंग समथिंग। एंड क्या प्रमोट कर रहे हैं, बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं, कुछ लेट्स से बैंकिंग से रिलेटेड प्रमोट कर रहे हैं। जैसा एड्स भी आती है आपकी, किस चीज़ की ऐड आती है, जैसा आरबीआई ऐड करता है कि सतर्क रहे, सावधान रहे, वो वाली चीज़ तो ये वाला चीज़ भी है ना, फ्रॉड से बचें। आरबीआई कभी नहीं बोलेगा कि अपना ओटीपी बताइए वगैरह वगैरह, ऐसी वाली ऐड आपने देखी होगी। तो इट्स काइंड ऑफ अ डेवलपमेंटल ऐड कह रहा हूँ, रोल ऑफ आरबीआई। सो इसमें से करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, परफॉर्म्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रमोशनल फंक्शन टू सपोर्ट नेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बाकी जो ये ऑप्शन है आपके वो अलग अलग टाइप ऑफ फंक्शंस के अंदर आते हैं, जैसे मॉनेटरी फंक्शन, रेगुलेटरी फंक्शन, करेंसी रिलेटेड फंक्शंस, और जो ये हमारे पास दिखाई दे रहे हैं फंक्शंस, दीज आर द डेवलपमेंटल रोल और फंक्शंस ऑफ द आरबीआई। Promoting financial inclusion, it's a developmental role. Supporting rural development through institutions like NABARD, facilitating priority sector lending. Priority sector lending क्या होती है कि किस सेक्टर को आप लोग ज़्यादा पैसा दें, बैंकों को गाइड करेगा, एडवाइस करेगा कि आप लोग इन सेक्टर को ज़्यादा पैसा दें, जिस सेक्टर के अंदर भी ज़्यादा ज़रूरत रहती है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर हो गया तो 50% ऑफ योर टोटल लोन कैपेसिटी जो आप बना सकते हो वो उनको दो। तो ऐसे करके प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करवा सकता है। डेवलपिंग पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स, encouraging innovation in banking and finance. These are the developmental roles of RBI. Let us now move forward. Which one of the conditions is not true? Condition आएगा is not true as per RDA Act 1999 for entry of private players into the insurance market. If a particular company or private company wants to enter into the financial sector or financial industry, sorry insurance industry, तो कितने क्या यहाँ पर उससे ज़रूरत रहेगी, उनमें से कौन सी नहीं होनी चाहिए, आपसे ये पूछा गया है, इनमें से कौन सी नहीं है। द कंपनीज सोल पर्पज इज टू कैरी ऑन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस और जनरल इंश्योरेंस बिजनेस और री इंश्योरेंस बिजनेस। जी हाँ, इसी कुछ चीज़ के लिए वो एंटर कर सकती है, ट्रू है। द मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल फॉर लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया इज 100 crore. Absolutely right. The minimum paid up capital for carrying reinsurance business, reinsurance, इंश्योरेंस को, इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योर करने वाला reinsurance बिजनेस होता है वो, 300 करोड़ की मिनिमम पेड अप कैपिटल चाहिए। Absolutely right. थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। सो बचा कौन सा हमारे पास, फोर्थ बच गया है। फोर्थ इज द राइट ऑप्शन, यानी कि ये नहीं कहीं पर मेंशन है IRDA एक्ट के अंदर। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Let us now move forward. Which of the following are the features of treasury bill? ट्रेजरी बिल एक मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हैं,
या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि शॉर्ट टर्म फंड्स को रेज करने के लिए है, इशूड होता है बाय द गवर्नमेंट। शॉर्ट टर्म फंड्स को रेज करने के लिए इशूड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। और यहाँ पर कैसा रहता है, ये हमें प्रोवाइड करवाते हैं। चलो पढ़ते हैं पहले फिर देखते हैं। नेगोशिएबल सिक्योरिटी है, एब्सोल्युटली राइट, इट कैन बी ट्रेडेड इजीली, ठीक है, ट्रेड किया जा सकता है इसको बेचा खरीदा जा सकता है, तो वो हो गया इट कैन बी ट्रेडेड, तो ए इज राइट। ए जहाँ पर नहीं है उसे हटा दो, एक हट गया। इशूड एट पार एंड आर रीपेड एट प्रीमियम ऑन मैच्योरिटी, बोला गया है अगर फेस वैल्यू इसकी 100 है, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ है, तो इसको 100 रुपीज़ पे इशू किया जाता है, और जब मैच्योरिटी वाला टाइम आता है तब आपको ये लौटा दिया जाता है प्रीमियम पर। फॉर एग्जाम्पल 120 रुपये आपको लौटा दिए, दिस इज नॉट ट्रू। इसको इशू पता है किस पे किया जाता है, इसको इशू किया जाता है डिस्काउंट पे। अगर इसकी फेस वैल्यू 100 है तो इसको 90 रुपये पे हम लोग इशू करेंगे, आई मीन गवर्नमेंट इशू करता है, और मैच्योरिटी डेट पर हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, फेस वैल्यू वाला अमाउंट प्रोवाइड करवा देता है। सो इसका जो डिफरेंस रहेगा, दिस इज द रिटर्न दैट अ पर्टिकुलर पर्सन इज गेटिंग बाय इन्वेस्टिंग इन ट्रेजरी बिल। गॉट इट। ये है अपना बी गलत, बी जहाँ पर है उसे हटा दो, बी यहाँ पर है, यहाँ तो नहीं है। चलो, हाई लिक्विडिटी ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्ट टेन्योर, एब्सोल्युटली राइट। 3 प्रकार के टेन्योर के अंदर इंडिया के अंदर चलता है, ये आपका होमवर्क है फाइंड आउट करने के लिए कि कितने वो डेज रहते हैं जो इसकी मैच्योरिटी वाला रहता है, तो आप फाइंड आउट कीजिएगा। सी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, हाई लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाता है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है तो हाई लिक्विडिटी, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अश्योर्ड यील्ड 100 रुपीज़ हमें मिल रहे हैं और अश्योर्ड यील्ड है हमारे पास, कुछ ना कुछ तो पैसा आएगा, प्रतिफल हमें देखने को मिलेगा, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। और गवर्नमेंट जनरली इशू करवाती है, एंड गवर्नमेंट का इंसॉल्वेंट हो जाना, बैंकरप्ट हो जाना इज लेस लाइकली, है ना, तो अश्योर्ड यील्ड एब्सोल्युटली राइट। हायर ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं होती है, लोअर ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है, सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। लेट्स मूव फॉरवर्ड, और इस चीज़ को आप रीड कर सकते हैं अपने आराम से रोक के। सी को देखो, टी बिल्स हैव शॉर्ट टेन्योर्स 91, 182, 364। क्या इंडिया के अंदर भी यही है? चेक करना जाके, ठीक है, पता करना। लेट्स गो। Which of the following is a value-added service of Exim Bank, Export Import Bank? Export Import Bank की value-added service कौन सी होगी? देखो, अगर आपने आंसर कर लिया है तो मोस्ट ऑफ द पीपल ने आंसर किया होगा सेकंड। तो यहाँ पर आपसे पूछा है वैल्यू एडेड सर्विस। अगर मैं एग्जिम बैंक की प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स बताऊं, फंक्शंस बताऊं, वो क्या हो सकते हैं अगर कॉमन सेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पता करें तो? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इज द थिंग हेयर, बैंकों की, यानी कि जो भी बिजनेसेस, जो भी व्यक्ति एक्सपोर्ट्स कर रहा है तो उनको बढ़ावा देना, उनको प्रमोट करना, उनको हेल्प करना, उनको लोन प्रोवाइड करवाना, उनको फैसिलिटेट करना कि भाई एक्सपोर्ट करो बहुत अच्छे से, तो वो प्राइमरी एक्टिविटी हो जाएगी या प्राइमरी फंक्शन हो जाएगा एग्जिम बैंक का। वैल्यू एडेड सर्विस क्या हो जाता है? काइंड ऑफ थिंग्स, वर्कशॉप एंड सेमिनार्स प्रोवाइड करवाना, जहां पर आप एक्सपोर्टर्स को बुलाते हो और उन्हें ज्ञान देते हो। यू प्रोवाइड them information related to trade practices, you provide them information related to international trade practices, wherein you can say कि भाई डंपिंग मत करना, डंपिंग से ये हो जाता है, वो हो जाता है, WTO के अंदर ये है, WTO के अंदर ये मेंशन है। यू आर प्रोवाइडिंग देम इंफॉर्मेशन, किसको? एक्सपोर्टर्स या फिर बिजनेसेस को। सो दिस इज इट, दिस इज वैल्यू एडेड सर्विसेज। आपकी ये प्राथमिक सर्विस नहीं है, ये साइड वाली है, सेकेंडरी बोल सकते हो, वैल्यू एडेड सर्विस है। तो अलग अलग प्रकार की हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलती है, यू कैन रीड इट आउट। Conducting workshop and seminars to educate exporters, offering advisory services comes under value added services, ठीक है। एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग करना, ट्रेड पॉलिसीज के ऊपर कोई एडवाइस देना, ग्लोबल मार्केट के ऊपर कोई एडवाइस देना, इट कम्स अंडर वैल्यू एडेड सर्विसेज। असिस्टिंग इन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल डेवलपमेंट ऑल्सो, इट कम्स अंडर वैल्यू एडेड सर्विसेज। जो अदर ऑप्शंस हैं हमारे, वो कोर फंक्शंस हैं, वो एग्जिम बैंक के कोर फंक्शंस हैं, सो प्लीज रिमेंबर दिस। थर्ड यहाँ पर सही आंसर लग रहा है मुझे भी, तो थर्ड इज द राइट ऑप्शन। लेट्स गो। अरेंज द फॉलोइंग सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेशंस इन द असेंडिंग ईयर ऑफ देयर एनेक्टमेंट। आप ये एग्जाम देते हो बैंकिंग वाला, आई मीन ये वाला यूनिट करते हो, इसके अंदर ये वाले क्वेश्चंस बड़े पूछे जाते हैं, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाएगा जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो कब कब आए थे, ईयर ऑफ उनका आने का, इस्टेब्लिशमेंट का उनका बताओ कब आया था, वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो आपको वो नोट डाउन करना पड़ेगा अच्छे से। अब सेबी ने क्या क्या रेगुलेशन कब लेकर आए थे, वो नोट डाउन करना पड़ेगा। ये हमारा शुरुआत हुई थी, देखो ये LODR भी इसे बोलते हैं जनरली, आपने LODR का नाम सुना होगा अगर आपने एमकॉम बहुत अच्छे से करी है तो। 2017 में आया था आई गेस, या 14 में, पता नहीं, आई गेस ये वाला सबसे पहले आया था 1998 के अंदर। अभी हम करते हैं, चलो। रियल इस्टेट हमारा 2014 में आया था। आपने रीट्स के बारे में सुना होगा,
REITs, रीट्स के बारे में आपने सुना होगा। रीट्स क्या है, बेसिकली म्यूचुअल फंड्स की तरह ही फंक्शन करता है, बट नॉट दैट मच एग्जैक्ट टू द म्यूचुअल फंड, बट वैसा ही रहता है। यहाँ पर हमारे पास एक रीट है ना, एक बोलते हैं ना जैसे म्यूचुअल फंड के अंदर एक म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है, यहाँ पर है ना, वो इन्वेस्ट कर रहा होता है पैसे लेके। सिमिलरली ये लोग क्या करते हैं, रीट्स वाले लोगों से पैसा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर पैसा राइज कर लिया, एक मिनिमम अमाउंट प्रोवाइड करवाना पड़ता है, वो मिनिमम अमाउंट यहाँ पर देते हैं और रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर 4-5 रियल इस्टेट्स है, आप फाइंड आउट कर सकते हैं, वो आपकी नॉलेज बढ़ाएगा और आप उसका नाम नोट डाउन करके लिख सकते हैं, मे भी पूछा जाए। सो आपके ना यहाँ पर रियल इस्टेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब देखो आपने क्या किया है, मिनिमम अमाउंट में आपने क्या किया है, विदाउट परचेजिंग अ पर्टिकुलर फ्लैट या कोई प्रॉपर्टी, आप रेंटल इनकम कमा पा रहे हो। यहाँ पर इनके पास इनकम आएगी, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द यूनिट होल्डर्स, वी कैन से, ठीक है। तो ये रहता है, ये काइंड ऑफ थिंग रहती है यहाँ पे। तो इसको, इस फंड को मैनेज भी करने के लिए कोई होगा, यानी कि इस रीट को मैनेज करने के लिए भी बंदे होते हैं, तो मैनेजर वो कहलाता है। प्लस में यहाँ पर एक और एंटिटी होती है जिसका नाम होता है ट्रस्ट। तो ये जो ट्रस्ट है ये इन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सो देयर आर दीज काइंड ऑफ थिंग्स। अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ा है अपने एमकॉम सेमेस्टर 1 के अंदर, तो यू माइट बी नोइंग इट, ठीक है। चलो, ये रीट्स है और रीट्स की रेगुलेशंस वगैरह भी आप लोग चेक कर लो, सेबी के अंदर आया था, ये वाला आया था। अच्छे रेगुलेशन है भाई, कितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए और कितना पैसा वापस मिलेगा वगैरह वगैरह काइंड ऑफ थिंग आप पढ़ सकते हैं। 2014 में आया था, ठीक है। इंटरमीडियरीज रेगुलेशंस, ICDR रेगुलेशंस, देखते हैं हमारा सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है आगे जाके, देखिए 2008 के अंदर ये आया था हमारे पास, 2009 के अंदर ICDR रेगुलेशंस, 2014 के अंदर रीट्स, 1998 के अंदर बाईबैक, 2015 के अंदर LODR। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 2015 लिख दो यहाँ पे। लेट्स मूव ऑन। The capital adequacy ratio for Indian public sector banks set by the RBI is, Indian public sector bank कौन से हो गए, जिसके अंदर मेजोरिटी स्टेक किसका है, 50% से ज्यादा स्टेक किसका है, मेजोरिटी बोल लो या 50% से ज्यादा बोल लो, वो स्टेक किसका है, गवर्नमेंट का है। दैट्स योर पब्लिक सेक्टर बैंक, इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, SBI, PNB, UCO बैंक, बड़ौदा बैंक वगैरह वगैरह, ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हो गए इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक्स के। तो इनके लिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है, वो आपसे पूछा गया, जो RBI ने सेट किया हुआ है। व्हाट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो? एज द नेम सजेस्ट, यू हैव टू मेंटेन अ सर्टेन काइंड ऑफ कैपिटल अमाउंट विद यू, ताकि अगर कुछ भी लॉस हो तो आप उसको झेल पाओ, यू कैन इजिली एब्जॉर्ब द पर्टिकुलर लॉस जो भी आपको हो रहा है। तो दिस मच अमाउंट ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो शुड बी देयर। अब ये होता क्या है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो? इट इज बेसिकली अ रेशियो ऑफ द कैपिटल ऑफ द बैंक एंड रिस्क, ये रहता है, ये है कैपिटल डिवाइड बाय रिस्क। और ये जितना ज्यादा रहेगा उतना बेटर रहेगा। ऑब्वियसली ना, कैपिटल अगर मान के चलो दुगनी है रिस्क से तो बेटर है, या फिर 4/1 है, यानी कि कैपिटल बहुत ज्यादा है, रिस्क अपने को सिर्फ इतने का है, तो ये बेटर हुआ ना इससे, एज कम्पेयर टू दिस वन, दिस इज बेटर, है ना। तो एज मोर एज द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इट इज बेटर, ये बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो RBI ने सेट किया हुआ है 12% सेट किया हुआ है हमारे इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए। इजी है। लेट्स नाउ मूव फॉरवर्ड, थोड़ा बहुत इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को और भी क्या बोला जाता है, नोट इट डाउन, क्या बोला जाता है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, CRAR, एंड मतलब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को ये नाम भी बोला जाता है रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो, वेयर इन यू आर गिविंग वेट्स टू डिफरेंट एसेट्स, और किसके बेसिस पर, रिस्क के बेसिस पर, ये है बस, ठीक है। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो, इजी। द रेशियो ऑफ बैंक्स कैपिटल टू इट्स रिस्क, जो भी मैंने लिखा था ना इक्वेशन फॉर्म में, वही है, I mean उस फॉर्म में, रेशियो फॉर्म में। The banking regulator tracks a bank's CAR to ensure that the bank can absorb a reasonable amount of loss and complies with the statutory capital requirements। जो भी सेट की गई है RBI के द्वारा, उसको मॉनिटर करता रहता है। भाई कोई बैंक जो है अगर मेंटेन नहीं कर रहा है तो उन्हें बोले या फिर पेनलाइज करें कि भाई क्यों नहीं मेंटेन कर रहे हो, जो तुम्हें बोला है इतना मेंटेन करने के लिए, यू हैव टू मेंटेन इट, इजी। High CRAR indicates a bank, higher CRAR indicates a bank is better capitalized, as we have discussed earlier also। जितना ज़्यादा रहेगा ये वाला रेशियो उतना बेटर है पर्टिकुलर बैंक के लिए। The capital to risk weighted assets ratio is arrived at by dividing the capital of the bank with aggregated risk weighted assets
फॉर क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। तो आपके पास रिस्क कितने प्रकार के हैं बैंकिंग से रिलेटेड? लगभग क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क। इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ये पूछा गया है आपके PYQs में भी, जब आप उठा के देखोगे काफी साल पहले तो पूछा गया है। द हायर द CRA, ये तो हो गया, डन हो गया। द कैपिटल टू रिस्क weighted asset ratio is calculated by adding banks tier 1 capital, tier 2 capital. You don't have to remember tier 1 tier 2 क्या है, अभी मत करना, बस ये कर लो कि कैपिटल डिवाइड बाय रिस्क, इजी ये रहता है। और रिस्क कौन सा हो जाएगा? क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। लेट्स मूव ऑन। अब बात आती है कि पब्लिक सेक्टर बैंक और शेड्यूल्ड बैंक्स के अंदर डिफरेंस क्या है। देखो, शेड्यूल बैंक जो है आपके, शेड्यूल बैंक जो है वो एक ब्रॉडर टर्म है, इसके अंदर ही आ जाता है इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक। इसके अंदर और भी चीजें आती हैं, फॉर एग्जांपल प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। तो शेड्यूल बैंक इज अ वाइडर टर्म एज कंपेयर टू इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक। वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक, तो हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। शेड्यूल बैंक इज अ वाइडर टर्म विच इंक्लूड्स डिफरेंट बैंक्स ऑल्सो। इजी, तो पहला डेफिनेशन तो ये क्लियर होती है, डिफरेंस तो ये क्लियर होता है। डेफिनेशन क्या है इसकी? जो बैंक लिस्टेड है सेकंड शेड्यूल के अंदर RBI एक्ट 1934 के अंदर, वो है शेड्यूल बैंक्स। अब आप मतलब ये बुकिश लैंग्वेज है ना, ये बुक में भी आपको ऐसे डेफिनेशन दे रखी होगी कि भाई सेकंड शेड्यूल RBI एक्ट 1934 के अंदर जो मेंशन है वो सारे शेड्यूल बैंक्स हैं और बाकी सारे नॉन शेड्यूल होंगे। इजी। पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या हो जाएंगे? जिनकी गवर्नमेंट का जो स्टेक रहता है वो मेजर स्टेक रहेगा यहाँ पर, मोर देन 50%। टाइप्स क्या हो जाएगा? पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, फॉरेन बैंक, RRBs, कोऑपरेटिव बैंक्स एक्सेट्रा। और पब्लिक सेक्टर बैंक का ओनली गवर्नमेंटल कंट्रोल्ड कमर्शियल बैंक्स। ओनरशिप, यहाँ पर ओनर कौन हो सकता है? गवर्नमेंट हो सकता है, प्राइवेटली ओन्ड बंदे हो सकते हैं, फॉरेन ओन्ड हो सकता है बैंक। यहाँ पर कौन ओनर होते हैं? गवर्नमेंट ओनर होता है। इजी एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। रेगुलेशन, इट इज रेगुलेटेड बाय RBI, दिस इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय RBI एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। RBI की फैसिलिटी मिलती है इनको? जी हाँ, इनको मिलती है। शेड्यूल बैंक्स को, शेड्यूल बैंक्स को मिलती है, इसका मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स को भी तो मिलती होगी ना, शेड्यूल बैंक्स का ही तो पार्ट है पब्लिक सेक्टर बैंक, है ना। बट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑल्सो गेट सम गवर्नमेंट की बैकिंग, गवर्नमेंट का हाथ रहता है इसके ऊपर ऐसा बोल सकते हैं। लेट्स गो। दिस सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट्स एंड सुपरवाइजेस दी सिक्योरिटीज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आप लोग सेबी है वो सिक्योरिटीज को किस प्रकार से रेगुलेट और सुपरवाइज करता है? रेगुलेशंस बनाकर करता है, एब्सोल्युटली राइट। तो आपके पास यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ए सही है, ए यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इसे हटा दो। रूल्स बनाता है क्या? रूल्स आर मेड बाय द गवर्नमेंट, नॉट बाय सेबी डायरेक्टली, ठीक है। तो रूल्स तो नहीं, बट रेगुलेशंस हाँ। गाइडलाइंस क्रिएट करता है जिसको फॉलो करके चलना पड़ता है। स्कीमें भी यहाँ पर लेकर आएगा, फॉर एग्जाम्पल किसी इन्वेस्टर को बचाने के लिए, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन करने के लिए, तो उस चीज़ के लिए स्कीम ले आया। ऑर्डर्स भी प्रोवाइड करवाता है, अगर कोई कंपनी वो चीज़ मेंटेन करके नहीं चल रही है या कुछ भी ऐसा कुछ गलत हो रहा है तो ऑर्डर्स भी प्रोवाइड करवाएगा और उन ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है। सो ACDE इज द राइट ऑप्शन आई बिलीव। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन आई बिलीव, ठीक है। रूल्स में एक बार आप खुद भी जाकर सर्च कर लेना कि रूल सही है या नहीं है, बट फ्रॉम माई परस्पेक्टिव दिस इज इट, दिस इज द एक्सप्लेनेशन। और चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ स्कीमें भी आपसे पूछी जाती है आपके एग्जाम के अंदर, देखो आई भी हुई है। फाइनेंशियल इंक्लूजन की आपकी ये स्कीम्स है। PM जनधन योजना क्यों आई गई थी? फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बेसिकली, कि यूनिवर्सल बैंकिंग प्रोवाइड की जाए। और ये कब आई थी? 1914 के अराउंड आई थी, तो ये हो गया। फिर आई थी PM मुद्रा 2015 के अंदर। PM मुद्रा क्या है? जो आपको लोन प्रोवाइड करवाती है विदाउट कोलेट्रल। तो ये जनरली जो स्मॉल एंटरप्राइजेज रहते हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं, उनके लिए था, जहाँ पर लोन प्रोवाइड होता है आप लोगों को और आप लोग बढ़िया काम करते हैं, ठीक है, स्मॉल एंटरप्राइजेस वगैरह विदाउट एनी कोलेट्रल। स्टैंड अप इंडिया क्या है? SC ST कैटेगरी और वुमेन के लिए लोन प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, और आप वहाँ पर कर सकते हो काम। और ये कब आया था? ये आया था 2016 में। एंड देन आपका है वया वंदना, ये पेंशन रिलेटेड है लगभग, तो इसको भी रीड करेंगे अभी हम। दिस इज द आंसर। आंसर क्या बनेगा? A का सेकंड, B का 4, A का सेकंड, B का 4, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब थोड़ा सा रीड कर लो। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 के अंदर आई थी। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? टू प्रोवाइड यूनिवर्सल बैंकिंग एक्सेस, फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर ऑल हाउस होल्ड्स। की फीचर क्या है? जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट विद रुपे डेबिट कार्ड। तो जीरो बैलेंस सेविंग्स, जीरो बैलेंस भी सेविंग अकाउंट बन जाता है, रुपे डेबिट कार्ड वगैरह वगैरह का सीन था यहाँ पर। लाइफ इंश्योरेंस कवर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, लोन फैसिलिटी आपको 10,000 तक की दी जा रही है वगैरह वगैरह। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या बोलती है? टू प्रोवाइड कोलेट्रल फ्री लोन्स टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस।
और लोन्स की कैटेगरी क्या हो जाएगी, शिशु बोलते हैं हम जब 50% से नीचे वाला लोन आपको प्रोवाइड हुआ है, अप टू 50,000 का हुआ है। और किशोर बोलते हैं अगर 50,000 से 5 लाख का हुआ है, 5 लाख से 10 लाख का हुआ है तो तरुण बोलते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है। इट फोकसेस ऑन स्मॉल बिजनेसेस, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस। फिर है आपका स्टैंड अप इंडिया स्कीम 2016 में आई थी, प्रमोट करने के लिए क्या, एंटरप्रेन्योरशिप अमंग वुमेन एंड SC/ST कैटेगरीज, जहां पर आपको 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड होता है। और इन लोन को आप कहाँ लगाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट्स में लगाएंगे, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स में लगाएंगे। अगर आपने इन्वेस्टमेंट वाला चैप्टर किया है मेरा यूनिट नंबर 1 का, उसके अंदर मैंने आपको करवाया है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। तो वो FDI के पॉइंट ऑफ व्यू से था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से है या फिर प्रोजेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर नई फैसिलिटी में लगा रहे हो दैट इज ग्रीन फील्ड, पुरानी फैसिलिटी में लगाओगे दैट इज ब्राउन फील्ड। ब्राउन फील्ड की बात तो यहाँ पर नहीं हो रही है, ठीक है। तो ग्रीन फील्ड न्यू प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको लगाना है ये पैसा। प्रधानमंत्री वय योजना क्या है, 2017 में आई है। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड पेंशन टू सीनियर सिटीजन। और आप इसको रीड कर सकते हैं, LIC द्वारा ये ऑपरेट हो रहा है। इजी, लेट्स मूव ऑन। सो आंसर क्या हो जाएगा, एज यू कैन सी PM धन योजना ये हो गया 14, PM मुद्रा 15, स्टैंड अप इंडिया 16, वया वंदना 17। अरेंज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। कब बनी थी एक बार नोट डाउन कर लो, 1955, 1935। बना तो 1935 में था बट नेशनलाइज हुआ 1949 के अंदर। बट बात हो रही है बनने की, इस्टेब्लिश होने की। सेबी कब बना, 1988 में बना, बट 1992 में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया, एक्ट के तहत लाया गया। बट 98 में बना था ना, 1988 में बना था, तो इसको लिखेंगे हम लोग। सिड भी 1990 में और नाबार्ड हमारा 1982 में। आंसर क्या हो जाएगा, BCA। थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। लेट्स नाउ मूव फॉरवर्ड। चलो, अरे BCA, ओहो नाबार्ड आना चाहिए, I'm really sorry, BCE। So second option is the right option. Let's go. Which of the following points are considered as essential characteristics of a promissory note? निम्नलिखित में से कौन से बिंदु वचन पत्र की आवश्यक विशेषताएं माने जाते हैं। प्रोमिजरी नोट आपसे पूछा गया। देखो प्रोमिजरी नोट, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको लीगल वाले में भी करवाया था, जब मैं लीगल वाली यूनिट करवा रहा था आपको दिसंबर 2024 के PYQ जब करवा रहा था। प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगा, प्लेलिस्ट के अंदर जाके चेक कर लेना। इट मस्ट बी इन राइटिंग, एब्सोल्युटली राइट। और ये बेसिकली एक प्रॉमिस होता है टू पे द अमाउंट, ठीक है। इट मस्ट नॉट कंटेन एन अंडरटेकिंग और प्रॉमिस टू पे, नहीं, इट विल कंटेन इट। तो बी जहां पर है उसे हटा दो, बी तीनों में है, तो एब्सोल्युटली राइट फर्स्ट ऑप्शन। द प्रॉमिस टू पे मस्ट बी कंडीशनल, इट कैन नॉट बी कंडीशनल, कंडीशनल नहीं होना चाहिए वो। अ प्रोमिजरी नोट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर, एब्सोल्युटली राइट, जो बना रहा है तो वो करेगा साइन। प्रॉमिस टू पे मनी ओनली, एब्सोल्युटली राइट। ऐसा नहीं है कोई गुड्स पे करना है आपको, मनी पे करने के लिए आपने ये बनाया है प्रोमिजरी नोट, वो होता है। इजी, डन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे आपका उसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो मैं यहाँ पर लेकर नहीं आया हूँ, उसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा वो चीज़। अरे यार ये कैसे करूँ मैं, चलो होल्ड करते हैं, एक सेकंड चेक करते हैं कैसे कर पाएंगे। चलो खुल गया है यहाँ पे, लेट्स डू इट। देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो जब भी आप ऐसे वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हो ना, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, यू डोंट हैव टू रीड द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूरा का पूरा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप रीड करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 141 पे जाओ सबसे पहले, दिस इज द क्वेश्चन। देखो पहली चीज तो ये कैसे आप अटेम्प्ट करोगे अपना पेपर, पहले ध्यान रख लो यहाँ पर। यू हैव टू अटेम्प्ट द पेपर 1 कैसे, पीछे से कैसे, 46 से 50 क्वेश्चन ये आपको करना है, ठीक है। ये आपको करना है जाते ही, क्योंकि ये रहता है अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, बहुत इजी रहता है। यू हैव टू डू इट बहुत अच्छे से, आराम से। जैसे मैं भी ये करवाने वाला हूँ ना, वैसे आप लोग करोगे। पेपर 1 में ये रहेगा और पेपर 1 आपने ऐसे ही करना है। उसके बाद अपने DI पे बढ़ना है, पहले क्वेश्चन पे आना है और फिर करना है,
पेपर 2 आप नॉर्मली करोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि पेपर 2 के अंदर भी आपके पास 2 आरसी आएंगे, पहला और दूसरा, यानी कि यहाँ पर है ना आरसी आएगा आपके पास, 2 आरसी आएंगे। एक उसमें से इजी रह सकता है, एक उसमें से हल्का सा मॉडरेट रह सकता है, इस चीज का ध्यान रखना। ये ऑब्जर्वेशन है, एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहा हूँ। मे बी क्या पता दोनों इजी आए, क्या पता दोनों हार्ड आए, ऐसा भी हो सकता है, देयर कैन बी दी पॉसिबिलिटी, बट ट्रेंड के अनुसार एक इजी एक मॉडरेट रहता है। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंगली आप पेपर 2 का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, या तो पहले कर लो या बाद में कर लेना। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट पेपर 1 जिसकी नॉलेज बहुत अच्छी है, जिसको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, डू इट। आरसी पहले करो, 2-3 मिनट में डन करके पहले क्वेश्चन पे भागो, जल्दी से डीआई करो। दैट्स हाउ यू विल डू इट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 41 पढ़ो। व्हाट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड फेज ऑफ मॉडर्न बैंकिंग इन इंडिया? दूसरा चरण कब शुरू हुआ भाई? चलो देखते हैं। आपको पूरा नहीं पढ़ना, आपको बस ये कीवर्ड्स सर्च करने हैं। सेकंड फेज, मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न बैंकिंग, ये पढ़ना है बस। सेकंड फेज मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, बाकी पढ़ने की कोई लोड नहीं है। The second phase started in the 1990s when the liberalization of the economy and the advent of technology enabled the emergence of new private and foreign banks. चलो जी, इतने में आ जाएगा आंसर। नेशनलाइजेशन हुआ मेजर बैंक का? नहीं, लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी हुआ। ये हमारे लिए एक बिगिनिंग थी मॉडर्न बैंकिंग की इंडिया के अंदर, सेकंड फेज की। इजी है। सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले और फिर आगे बढ़ेंगे। हाउ कैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प डिजिटल बैंक्स टू ओवरकम चैलेंजेस? एआई कैसे डिजिटल बैंक्स को हेल्प करता है टू ओवरकम चैलेंजेस? एआई कहाँ पर है? हमें दिखाई दे रहेगा एआई कहीं, ये रहा एआई। तो बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, नीचे वाला पढ़ो बस। AI is potent technology that can help digital banks to overcome challenges and gaps mentioned above. तो क्या चैलेंजेस थे ये बात नहीं हो रही है, कैसे आउटकम, कैसे ओवरकम करेगा ये बात हो रही है। तो यू डोंट हैव टू रीड ऊपर वाला पार्ट। एंड एड वैल्यू टू देयर कस्टमर एंड स्टेक होल्डर्स। AI कैन इनेबल डिजिटल बैंक्स टू लिवरेज डेटा एंड एनालिटिक्स। AI क्या करेगा? डिजिटल बैंक्स को हेल्प करता है डेटा एंड एनालिटिक्स को लिवरेज करने के लिए, फायदा उठाने के लिए उस चीज का। मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, other advanced techniques to automate and enhance various banking processes such as customer identification, verification, customer service and support। यानी कि सारी चीजें ऑटोमेट कर देता है यहाँ पर। और कैसे कर देता है? डेटा एनालिटिक्स को यहाँ पर यूज करके। तो देखते हैं क्या आंसर हो सकता है। बाय रिड्यूसिंग इंटरनेट पेनिट्रेशन? नोप। The increasing physical branches? Nope. By providing advanced analytics? Absolutely right. This is it. चलो आगे बढ़ते हैं। What is one of the major challenges in the digital banking landscape in India? एक मेजर चैलेंज क्या होने वाला है डिजिटल बैंकिंग लैंडस्केप का? ढूंढते हैं, ये वाला कीवर्ड ढूंढते हैं। इसमें तो मिलेगा नहीं क्योंकि हमने डन कर लिया है। ये रहा। वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस इज द लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड इंट्रोपैराबिलिटी अमंग द वेरियस प्लेयर्स। ये चैलेंज है हमारा। क्या चैलेंज है? लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड इंट्रोपैराबिलिटी। चलो जी, ये भी डन होता है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है और जल्दी जल्दी हो पा रहा है। वट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ नियो बैंक्स इन इंडिया? तो नाउ वी हैव टू फाइंड नियो बैंक्स कहाँ पर है भाई। प्राइमरी फोकस क्या है इनका, ये हमें फाइंड आउट करना है। नियो बैंक्स, नियो बैंक्स, नियो बैंक्स, नियो बैंक्स, ये रहा नियो बैंक्स। The fourth and the current phase of banking in India is characterized by the emergence of new banks, which are digital-only banks that operate without physical branches and offer a range of banking and financial services through mobile apps and web platforms। यानी कि इनकी कोई physical branches नहीं है, ऑनलाइन वर्क करते हैं, डिजिटली वर्क करते हैं ये लोग। इनकी एप्स है, एप्स के थ्रू हम इसमें एक्सेस ले सकते हैं। Neo banks often function by partnering with licensed banks to provide their services to customer. Okay, while the digital banking landscape in India is evolving rapidly, there are still many challenges and gaps that need to be addressed. One of the major challenges is the lack of, अब वही चीज आ गई है। अब पढ़ते हैं यहाँ पे प्राइमरी फोकस क्या है न्यू बैंक्स का। ऑफरिंग फिजिकल ब्रांच सर्विसेज? नॉप। केटरिंग टू द अनबैंक्ड एंड अंडरबैंक्ड सेगमेंट्स? ये भी कहीं पर लिखा तो नहीं हुआ है, बट एक बार इसको पॉज करेंगे, रुकेंगे यहीं पर ही। प्रोवाइडिंग ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज? ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज क्यों प्रोवाइड करवाएगा? इट इज टॉकिंग अबाउट मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न बैंक्स, मॉडर्न बैंक्स। तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये कट कर दो, ये कट कर दो। एम्फेसाइजिंग पेपर बेस्ड ट्रांजेक्शन? अगर सारी ही चीजें हम मोबाइल पे कर पा रहे हैं, डिजिटली कर पा रहे हैं, तो वो पेपर लेस ट्रांजेक्शन होगी ना। दिस इज नॉट करेक्ट। तो सबसे एब्सोल्युटली करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन, या फिर मैं बोलूँ मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको सेकंड देखने को मिलेगा। इजी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। What is the consequence of the lack of standardization and interoperability in the digital banking system? Consequence का आपसे यहाँ पर पूछा है,
लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड इंट्रोपैराबिलिटी। कहाँ पर था ये? यहाँ पर था। वन ऑफ द मेजर challenges is the lack of standardization and interoperability among the various players, platform systems in the ecosystem. For instance, there are multiple payment methods such as UPI, IMPS, SASSA, each with its own features, limitations and charges. ठीक है? This creates confusion and inconvenience for customers who have to switch between different apps and interfaces to make payments and access their accounts. इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हमें कन्वीनियंस फॉर कस्टमर प्रोवाइड करवाता है क्या? लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। कॉन्सिक्वेंसेज नेगेटिव सेंस है तो फर्स्ट तो नहीं होगा। इंक्रीज्ड ट्रस्ट इन डिजिटल बैंकिंग, नॉप। कंफ्यूजिंग एंड इनकन्वीनियंस फॉर कस्टमर्स, एब्सोल्युटली राइट। थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पर होते हैं आपके 15 क्वेश्चन डन जो इस बार दिसंबर 2024 के पेपर में आए थे। कोई डाउट है कमेंट डाउन बिलो। वीडियो अच्छी लगी है लाइक द सेशन, एंड जो पेड स्टूडेंट्स हैं अच्छे से पढ़ो और कवर करते जाओ सारी चीज़ें। जो भी मैं आपको रिकॉर्डेड सेशंस प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो करो, जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो भी देखते जाओ। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। सब्सक्राइब द चैनल एज वेल अगर नहीं किया है तो।